हेलो दोस्तों। अभी मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए एसएससी जीडी 2021 के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट उन प्रश्नों का संग्रह जो पिछले बार एसएससी जीडी में ही पूछा गया था। मतलब अभी हम चर्चा करने वाले हैं एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। और मैं तो ये कहूँगा कि ये आप लोग के लिए मौखी है, क्योंकि हम यहाँ पर ले रहे हैं 100 के 100 क्वेश्चन का डिस्कशन। और आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और देखते रहिए हम क्या क्या कर रहे हैं। मित्रों, जैसा कि पता है कि 25 तारीख से फॉर्म भराना शुरू हो चुका है, तो जल्द से जल्द आप अपने एसएससी जीडी के फॉर्म को भी डाल दें। और चलिए देखते हैं क्या है इनका पहला सवाल। तो पहले सवाल को देखते हैं। चलिए थोड़ा प्रश्न को मैं जूम कर देता हूं ताकि आपको साफ साफ दिख सके। पहला प्रश्न यह कह रहा है कि 5 छात्र एक कतार में है, मतलब कोई लाइन लगा है जिसमें 5 छात्र है। कह रहा है सुमन प्रणव के बगल में खड़ी है। ठीक है भाई, सुमन जो है वो प्रणव के बगल में खड़ी है, लेकिन वह दीना के बगल में नहीं खड़ी है। ठीक है, तो सुमन जो है वो दीना के बगल में खड़ी नहीं है। कुमार राजू के बगल में खड़ा है, तो कुमार राजू के बगल में खड़ा है जो सबसे बाईं ओर खड़ा है। मतलब कुमार जो है वो सबसे बाईं ओर खड़ा है। तो चलिए सबसे पहले कुमार को सबसे बाईं ओर खड़ा कर दिए, और कुमार राजू के बगल में खड़ा है, तो यहाँ पे बगल में राजू को लाके खड़ा कर देते हैं। और दीना कुमार के बगल में नहीं है, तो एक बात तो सही है, और दीना जो है वो कुमार के बगल में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तो दीना हो नहीं सकता है और यहाँ भी दीना हो नहीं सकता है, तो एक चीज़ तो अब क्लियर हो चुका है। अगला बात क्या बोल रहा है कि सुमन प्रणव के बगल में खड़ी है, तो चलिए सुमन को यहाँ रख दे तो प्रणव को यहाँ रख सकते हैं। और यहाँ पर क्या बोल रहा है, लेकिन वह दीना के बगल में नहीं है, तो सुमन जो है वो दीना के बगल में नहीं है, तो सुमन प्रणव के बगल में है। सवाल क्या पूछ रहा है कि बीच में कौन खड़ा है, तो आप देखो बीच में कौन खड़ा है, तो आपको दिख रहा है सुमन, और सुमन ही यहाँ पर है अपना बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपना अगला प्रश्न क्या है, आइए देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। अपना अगला प्रश्न कह रहा है कि एक साइकिलिंग प्रतियोगिता में 5 छात्रों ने भाग लिया है। नाम है रॉबर्ट मॉनिस पहले। ठीक है, क्या क्या कह रहा है उसको देखते हैं। कह रहा है कि रॉबर्ट मॉनिस से पहले लेकिन गुंजन के बाद आता है। ठीक है, तो मैंने बनाया रॉबर्ट जो है वो किससे पहले आता है, तो मॉनिस से पहले। तो मॉनिस से पहले रॉबर्ट आता है, लेकिन गुंजन के बाद रॉबर्ट आता है। अनिल सुनील से पहले, तो अनिल जो है वो सुनील से पहले, तो सुनील मतलब बाद में आता होगा अनिल के, तब तो अनिल सुनील से पहले आ गया। अनिल सुनील से पहले, तो सुनील से पहले अनिल है, लेकिन मोनिस के बाद आता है, और मोनिस के बाद कौन आता है, अनिल आता है। तो निश्चित रूप से आप इसको अरेंज करोगे तो कुछ इस प्रकार से अरेंज हो रहा है। सवाल क्या है कि प्रतियोगिता किसने जीती, तो निश्चित रूप से जो सबसे पहले आया उसने जीता। और सबसे पहले कौन आया है, तो जी आया है, मतलब गुंजन आया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अपना अगला प्रश्न क्या है। अपना अगला प्रश्न है कि उस संख्या को पहचाने जो अन्य से भिन्न है। देखो जहाँ तक मेरे को देखने में लग रहा है यहाँ पे जितनी भी संख्या हैं वो सब स्क्वायर हैं। जैसे अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 11 का स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर है। ठीक है, तो प्रत्येक संख्या जो है 14 का स्क्वायर है, किसी न किसी का स्क्वायर है। लेकिन 252 एक ऐसी संख्या जो किसी का स्क्वायर नहीं है, और यही एक ऐसी संख्या है जो अन्य से भिन्न है, क्योंकि ये स्क्वायर फॉर्म में नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो एक्स वाई पर दर्पण रखे जाने पर मेल से मिल जाता है। तो आप देखो यहाँ पर ए सी ई है, और ए सी ई को जब आप मिरर पे देखोगे तो वो इस प्रकार से दिखता है, तो ध्यान रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में आगे आने वाली प्रकृति का चयन कर। देखो बहुत आसान है, पहले गोल था, फिर क्या हुआ, गोल के अंदर ट्रायंगल आ गया। अभी क्या है, ट्रायंगल है, तो अब क्या हो गया, ट्रायंगल के बगल में चरकूट आ गया, स्क्वायर आ गया। अभी क्या है, स्क्वायर है, तो अब क्या होगा, स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, और स्क्वायर के अंदर में क्या आ जाएगा, तो 5 भुजा वाला कुछ भी आ सकता है। तो 5 भुजा वाला देख लीजिए क्या है, तो देखो यही अपना सही जवाब है जो है ऑप्शन 3। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अपना अगला प्रश्न कह रहा है क्या अलग है बताइए। तो भैया देखो बहुत आसान है। अगर आप इटली जाते हो तो वहाँ की सबसे फेमस जगह है रोम। वैसे ही मिस्र जाते हो तो कैरो वहाँ एक इम्पॉर्टेंट जगह है। ग्रीस की तो राजधानी ही एथेंस है। ठीक है, तो आप जब भी देखो तो यहाँ पे जितनी भी जगह है सब बड़ा ही इंपॉर्टेंट राजधानी और उनके प्लेसेस है। लेकिन इराक में क्या कर दिया है, इन्होंने लिख दिया है दिनार। तो दिनार एक एजेंसी, दिनार एक करेंसी है। ठीक है, जबकि बाकी सबके साथ क्या किया गया है, उनके कैपिटल सिटीज या फेमस शहर को लिखा गया है। तो ध्यान रखना है, यहाँ पे ये गलती है। अगला कह रहा है कि असंगत को पहचानिए जो इन सब में अलग है। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, सी डी बी ए बी। ठीक है, के एल आई जे, मतलब हो ये रहा है कि पीछे वाला जो है वो पहले और बाद में ये बजा रहा है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, देखो इसमें क्या है कि आर के बाद क्या आना चाहिए था, पी क्यू आर एस। आर के बाद एस आना था जो नहीं आया, पी क्यू, यहाँ क्यों आना था जो कि नहीं आया। तो मतलब यही एक ऑप्शन है जो कि फॉलोइंग सीरीज को नहीं फॉलो कर रहा है, जो कि बिल्कुल ही सही जवाब है अपना।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि बताइए भाई क्या होने वाला है। ओ के बाद आर आता है, आर के बाद यू आता है, यू के बाद एक्स आता है और एक्स के बाद ए आता है, तो आगे क्या आएगा। तो देखो ये पूरे के पूरे सीरीज में अगर आप देखोगे तो आपको पता चल रहा है कि ओ कितने पे आता है, तो ओ 15 पे आता है। और आर कितने पे आता है, तो आर 18 पे आता है। यू कितने पे आता है, तो यू 21 पे आता है। एक्स कितने पे आता है, 24 पे आता है। ए 1 पे आता है। मतलब देखो आप सब में तीन तीन बढ़ता जा रहा है, तो एक में तीन जब बढ़ेगा तो 4 पे कौन आता है, डी आता है। तो अपना सही जवाब है डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न थोड़ा जूम करके दिखाते हैं। कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो अलग है। बहुत आसान प्रश्न है भाई। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, 11 को लिख दिया है 169, मतलब 11 प्लस 2 कर दिया होगा और इसका स्क्वायर कर दिया है, तो ये हो गया है 169। हमने क्या करना है कि 18 है तो 18 प्लस 2 कर देना है और जो भी आए उसका स्क्वायर करके चेक करना है 400 आता है या नहीं। अगर 400 है तो अपना वही सही ऑप्शन है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अपना अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से संबंधित है। जैसे बैल जो होता है वो गाय का पुल्लिंग है, ठीक है। तो बताइए शेर जो है वो किसका जाएगा, तो निश्चित रूप से शेर शेरनी का जाएगा। शेरनी का पुल्लिंग कौन है, तो शेर है। अगला प्रश्न कह रहा है, थोड़ा ये लंबा प्रश्न लग रहा है देखने में, देखते हैं। कह रहा है कि 6 मंजिल पे ABCD आवंटित किए गए हैं और ये कार्यालय 2 कतारों में है और एक रुख उत्तर की ओर है, दूसरे का रुख दक्षिण की ओर है, ठीक है। तो मैंने एक उत्तर बनाया, एक दक्षिण बनाया। तो 3 लोग हैं तो 3 लोग दे देते हैं। एक उत्तर है तो उत्तर दिया, दक्षिण है तो दक्षिण दिया, ठीक है। क्या बोल रहा है, किस तरह से है। बी को उत्तरमुखी कार्यालय मिला है, तो चलिए हम बी को रख देते हैं। बी को उत्तरमुखी कार्यालय मिला है जो कि डी के बगल में नहीं है। तो डी के बगल में नहीं मतलब डी यहाँ पर नहीं है, तो डी यहाँ पर होना चाहिए। आगे बोल रहा है डी और एफ के तिरछे रूप से आमने सामने हैं। तो अगर ये डी है तो डी के सामने कौन है, एफ है। सी जिसका कार्यालय एफ के बगल में है, सी जिसका कार्यालय एफ के बगल में है, दक्षिण मुखी कार्यालय मिला है, चलो दक्षिण मुखी कार्यालय है। और ई को उत्तर मुखी कार्यालय मिला है, ई को उत्तर मुखी कार्यालय मिला है, तो निश्चित रूप से ये बच गया, ये आप यहाँ रख दो। कह रहा है कि किस दक्षिण मुखी कार्यालय किसका है, तो दक्षिण मुखी कार्यालय किसका है, FCA का है। और FCA अपना सही जवाब भी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्या है अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक आकृति दी गई है, आपको बताना है कि रिक्त स्थान पे मतलब यहाँ पर कौन सा आकृति लगाएं कि ठीक इसी प्रकार का जस का तस जो है वो फिगर अच्छा खासा बन जाए। तो देखो ऐसे प्रश्नों को तो वहाँ आपको देख के करना पड़ेगा। फिलहाल इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, जो कि बिल्कुल ही है सही जवाब। इसी प्रकार अब कह रहा है क्या कि चिल्ड्रन को मैंने ऐसे लिख दिया है, तो बताइए मूवमेंट को मैं कैसे लिखूंगा। तो बहुत आसान है, अगर आप देखोगे तो CHIL, यहाँ पे देखोगे तो DERN। तो किया क्या, बस पैटर्न को आगे पीछे कर दिया, अरेंज कर दिया है। वैसे ही जब आप मोमेंट को अरेंज करोगे तो ये भी अरेंज हो जाएगा और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इवोटेमेन जो लिखा हुआ है वो हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न थोड़ा लंबा है लेकिन बहुत आसान है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि जापान में काम करने वाले सभी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली हैं, ठीक है भाई। तो जापान है और जापान में काम करने वाले सभी लोग क्या हैं, इंटेलिजेंट है, प्रतिभाशाली है। जापान में कुछ चीनी वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, तो जापान में कुछ चीनी वैज्ञानिक को भी रख लीजिए, ठीक है। तो कह रहा है कोई भी चीनी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली नहीं, ये आप कैसे कह सकते हैं। नहीं की बात तो स्टेटमेंट में होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि स्टेटमेंट में कहीं नहीं है ही नहीं। दूसरा, कुछ प्रतिभाशाली चीनी वैज्ञानिक जापान में काम कर रहे हैं, तो बिल्कुल, क्योंकि जापान में काम करने वाले तो सभी इंटेलिजेंट है, तो दूसरा नंबर आपका बिल्कुल सही है। सभी प्रतिभाशाली वैज्ञानिक जापानी है, ऐसा भी कहीं नहीं लिखा है, तो ये भी नहीं हो सकता है। और चौथा कह रहा है कुछ चीनी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली है, तो हाँ जी, यहाँ पे जो रह रहे हैं वो तो बिल्कुल है ही। तो इसका सही जवाब हो जाएगा केवल 2 और 4, जो कि स्टेटमेंट से निकल रहा है। देखो स्टेटमेंट टाइप प्रश्न जब भी करो तो दिमाग में रखो, इसमें अपना दिमाग नहीं लगाना होता है, ठीक है। अभी देखो इसमें एक सीरीज निकल रहा है कि 1 को 3 में ले जाता है, 3 को 5 में, 5 को 11 में, 11 को 21 में, 21 को 43 में। तो ओवरऑल निकल क्या रहा है कि आप इसको बढ़ाओगे तो आगे क्या होगा। तो देखो बहुत ही आसान सीरीज है। इसमें पहले 2 जुटा है, फिर 3 से 2 हो गया, मतलब फिर से 2 जुटा है। बेसिकली यही यहाँ पर हो रहा है। 5 से 11 हो गया, मतलब इसमें क्या हो गया, गुना 2 प्लस 1 जुटा है, मतलब ये हो जाएगा। फिर आगे देखोगे तो क्या है, गुना 2 माइनस 1 हुआ है। फिर आगे देखोगे तो गुना 2 प्लस 1 हुआ है। फिर आगे देखोगे तो गुना 2 माइनस 1 हुआ है। फिर आगे देखोगे तो गुना 2 प्लस 1 हुआ है। अब इस बार क्या करना होगा, जो भी आंसर आ जाए उसको गुना 2 माइनस 1 करना है। तो कर लेते हैं, इसको गुना करेंगे तो 342 माइनस 1, मतलब अपना सही जवाब होगा 341। अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से क्या आगे पीछे करें तो भाई जवाब बन जाए, तो ये देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि गुना को भागा में बदला जाए, तो चलिए देखते हैं। गुना को जब भागा में बदल देंगे तो 30 भागा 10 कितना हो जाएगा, 30 भागा 3 10 हो जाएगा। और माइनस को प्लस से बदला जाए, तो माइनस को प्लस से बदल दी तो 10 + 3 13 होता है, मतलब ऑप्शन ए जो दिया है वो बिल्कुल ही सही जवाब है।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। यह भी प्रश्न आप लोग खुद से करेंगे, बहुत आसान प्रश्न है। ऐसे ऐसे प्रश्न तो लोग कर ही लेते हैं बहुत आसानी से। और ध्यान रखना है कि एसएससी जीडी में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं बहुत आसान प्रश्न होते हैं। आप इन प्रश्नों को आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत कभी भी नहीं होने वाली है, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है कि सी डी का कॉम्बिनेशन है, उसी प्रकार एच आई का कॉम्बिनेशन है। तो बताइए अगला कॉम्बिनेशन कौन है? तो बहुत आसान है भाई, पी क्यू का है और यू भी का है, ठीक है। मैंने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि इसके बीच का जो डिफरेंस है वही इनके बीच का भी डिफरेंस है, बस यही इसका है और कुछ विशेष नहीं है। अभी बोल रहा है कि डी का मतलब 4, जी का मतलब 7, तो गार्डियन कितना होगा? तो अभी क्या है, सबको आप जोड़ लीजिए कौन कितने पे आता है। तो आपको पता है कि जी 7 पे आता है, उसी प्रकार ए 1 पे आता है, आर 18 पे आता है, डी 4 पे आता है, ई 5 पे आता है और एन कितने पे आता है? तो एन आता है 14 पे। जब सबको जोड़ेंगे तो आपका ओवरऑल कैलकुलेशन जो निकलेगा वो 49, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अपना अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं। अगला प्रश्न, अब हम लोग आ चुके हैं जीएस के सेक्शन पे। अगला प्रश्न कह रहा है कि जीएसटी का पूरा अर्थ क्या है? तो ध्यान रखना है, जीएसटी का पूरा अर्थ होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि पत्तियों में मौजूद हरा रंग किसके नाम से जाना जाता है? तो वो क्लोरोफिल के नाम से जाना जाता है, ये सबको पता है। अगला प्रश्न है कि एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है, तो कबूतर, आपको पता है कबूतर शांति का प्रतीक है। अगला प्रश्न है कि आर्किटेक्चर की जड़ने की तकनीक पिएट्रा ड्यूरा, देखो ये तकनीक है, पिएट्रा ड्यूरा जो है एक तकनीक है, वो कहाँ इस्तेमाल किया गया है? ताजमहल। बेसिकली पिएट्रा ड्यूरा में क्या होता है ना कि दीवालों पे जो नक्काशी होती है उसमें महंगे महंगे जो स्टोन्स होते हैं, जो पत्थर होते हैं, जैसे आपके पत्थर हो गए नीलम, मोती, हीरा, ये सब लगाया जाता है। नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम क्लोराइड है, NaCl आप जिसको बोलते हो। देखो कितना बेसिक सवाल यहाँ पे पूछा जा रहा है। आप आगे देखोगे लावनी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो लावनी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है, बहुत फेमस डांस है लावनी, वहाँ का लोकल नृत्य तो रट जाना है आप लोग को। पुस्तक इंडिया 2020 किसने लिखा था? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने लिखा था कि भारत क्या होने वाला है 2020 में। बहुत फेमस किताब है, एक बार जरूर पढ़िए इस पुस्तक को, आपको भी कुछ प्रेरणा मिलेगी। इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ध्यान रखना है आरती शाह। आरती शाह ने सबसे पहले इंग्लिश चैनल को पार किया है। अगला क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में डैश से निकलती है? तो ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और खंबात की खाड़ी गुजरात में जाकर गिरती है, जिसको अरबियन सी भी आप कहिए तो कोई दिक्कत नहीं होगा। खंबात की खाड़ी अरब सागर में ही है। अगला है कि डैश भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? तो अपने यहाँ तो कृषि को प्राथमिक क्षेत्र माना जाता है। वैसे प्राथमिक क्षेत्र मानने का कहानी ये है कि अगर जिसका भी जीडीपी में 50% से ज़्यादा योगदान होगा उसी को मानते हैं प्राथमिक क्षेत्र। लेकिन यहाँ पर क्या है कि कृषि को मान लिया गया है। भारत सरकार ने 10वीं पंचवर्षीय योजना में कहा कि हम इसे मानते हैं प्राथमिक क्षेत्र। अगला प्रश्न कह रहा है कि बैस्टिल जेल पर जनता के हमले का कौन सा घटना को जन्म दिया था? तो ये फ्रांस की क्रांति हुई थी। आपको ध्यान रखना है कि बैस्टिल जेल के बाद फ्रांस की क्रांति हुई थी। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? तो याद रखना है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक न्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म होता है। और कोई नहीं भूल सकता है वाटसन एंड क्रिक को, जिसने डीएनए की खोज की। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी? तो नागपुर में ये कांग्रेस की बैठक हुई थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बैठक है और इंपॉर्टेंट बैठक से आपसे हमेशा पूछे जाएंगे। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर होती है, जो जांग में पाई जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि नॉमिनल जीडीपी के आधार पर भारत 2018 में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी? तो विश्व की 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी और अभी भारत जो है विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अगला सवाल है कि श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? तो 2009 में समाप्त हुआ, जब वहां पे लिट्टे के प्रमुख प्रभाकरन की मृत्यु हुई। लिट्टे, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर एल्लम। और आपको पता होगा इसी के शांति के लिए भारत ने क्या भेजा था? IPKF, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, ठीक है। हम इसी प्रकार के सेशंस को लेके आते रहेंगे, बस आप जुड़े रहिए, सब चीज़ बताते रहेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो लाड़ ग्रंथि जो है वो अंतःस्रावी ग्रंथ का नहीं है, ध्यान रखना है। भारत देश का सबसे छोटा राज्य गोवा है, ध्यान रखना है। सबसे छोटा राज्य कौन है? तो गोवा है। अगला प्रश्न है कि ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो PV सिंधु है, जिन्होंने ओलंपिक में रजत पदक जीता है। जबकि ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले पुरुष कौन है? तो ध्यान रखना है कि ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले पुरुष है गगन नारंग, ठीक है। गगन नारंग नहीं, आप अभिनव बिंद्रा समझिए, अभिनव बिंद्रा, गलती से निकल गया, अभिनव बिंद्रा सही जवाब है। जीन जैकस एक प्रसिद्ध डैश था? तो जीन जैकस एक प्रसिद्ध चिंतक था।
जो कि एक प्रकार से फिलोसफर भी आप कह सकते हैं। सोवियत संघ वर्ष डैश में टूटा, तो 1991 में सोवियत संघ, जिसको आप यूएसएसआर बोलते हो, यूनियन ऑफ सॉवरिन सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ रसिया, वो टूट गया था। ठीक है, अभी देखते हैं, अभी ये मैथ्स के क्वेश्चन आ चुके हैं। चलिए मैथ्स भी थोड़ा समझते हैं कि मैथ्स में किस तरह के सवाल पूछे गए। कह रहा है कि नीचे दिया गया चित्र 5 वर्षों में बाई 1, बाई 2, बाई 3, बाई 4, बाई 5 के लिए एक देश के लिए आयात से निर्यात के अनुपात को दर्शाता है। ठीक है, कितना आयात हुआ और कितना निर्यात हुआ। कह रहा है यदि वर्ष Y3 के लिए निर्यात 35,000 करोड़ है, तो Y3 के लिए आयात कितना करोड़ होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या और कैसे बनाया जाएगा इसको। तो कह रहा है यदि Y3 के लिए निर्यात 35,000 करोड़ है, ठीक है, तो Y3 तो 1.10 है। ठीक है, तो अगर ये 35,000 करोड़ है तो इसका 1.10, तो एक तो दिया हुआ है कि 35,000 के बराबर है, 10 कितने के बराबर होगा, तो 10 एक एक कितने, देखो एकदम आसान है। अगर एक का वैल्यू 35,000 है तो अभी कितना, हमको 110 ही तो निकालना है ना, यहाँ तो 110 लिखा हुआ है। तो अब हम 10 का वैल्यू निकालेंगे तो 10 कितना निकल जाएगा, 3500 निकल जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, 35,000 जोड़ देंगे, बहुत आसान प्रश्न है। तो ये कितना 38,500 निकल जाएगा। देखो यही अपना सही जवाब भी है, 38,500। अभी बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि ए अकेले किसी काम को 6 दिन में करता है, बी अकेले किसी काम को 8 दिन में पूरा करता है, ए दोनों और बी दोनों मिलकर काम करे तो कितने दिन में करेगा। तो भाई बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो ए 6 दिन में कर रहा है तो 1/6, बी 8 दिन में कर रहा है तो 1/8, दोनों का एलसीएम ले लोगे तो 24 हो जाएगा। ऊपर 6×4 24, 8×3 24, पलट के जाएगा तो 7/24, और जब आप इसको पलट के लिखोगे तो 24/7 दिन आपका आंसर होगा। मतलब ए और बी मिलेंगे तो 24/7 दिन में काम खत्म हो जाएगा। उसी प्रकार अगला प्रश्न है कि दो वस्तुओं का मूल्य क्रमशः 3:2 के अनुपात में है। पहली वस्तु पर 40% से बढ़ाया जाता है और दूसरी वस्तु पर X% से घटाया जाता है। ठीक है, तो जब 40% से पहली वस्तु बढ़ेगी, तो अगर मान लेते हैं इसका दाम 3x है, तो 3x का 40% बढ़ा लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4×3=12, मतलब 1.2, मतलब 3 जो है वो बन चुका है 4.2। ठीक है, जबकि अब क्या बोल रहा है कि 2 में दाम X% से घटाया जाता है। तो 2 में दाम जब X% से घट रहा है तो आप लिख सकते हैं 2 - 2 का X%, है ना। उसके बाद क्या करें, दोनों वस्तुओं का नया मूल्य अनुपात 7:3, और इतना जब करते हैं तो 7:3 का। अभी आपको करना है क्या, कुछ नहीं करना है, 7 से 42 को काटो 0.6 चांस में, 3 को इससे गुना कर दो तो ये हो जाएगा 1.8। अब यहाँ का बचा गुना भाग, तो इसको कर लेते हैं, 100 को 2 से किया तो ये हो गया 200 - 2x, और ये 100x को इससे गुना कर देते हैं। तो ओवरऑल क्या पता चला कि ये जब इससे गुना हुआ तो ये बन जाने वाला है 180, और इधर बन चुका है 200, 200 उधर आके घटेगा तो ये हो जाएगा -20, और -20 किसके बराबर है, तो 2x के। तो x बराबर कितना निकल जाएगा, 10%। तो देखो यहाँ पर अपना x भी दे रहा है, कितना दे रहा है, तो 10% दे रहा है, जो बिल्कुल ही सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अपना अगला प्रश्न है कि राजेश 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने दफ्तर जाता है और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने घर वापस आता है। यह कुल 9 घंटे लेता है, तो उसके दफ्तर तथा घर के मध्य की दूरी बताइए। देखो बहुत आसान है, आप लोगों ने पढ़ा है कि अगर स्पीड का निकालना हो तो डिस्टेंस बाई टाइम होता है। यहाँ इनसे क्या पूछ रहा है कि डिस्टेंस बताइए, तो भैया डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा, यही तो होने वाला है। तो अभी क्या करना है कि बस अब आप बना लीजिए इन चीज़ों को, और इन चीज़ों को समझिए कि यहाँ पर क्या कह रहा है। यहाँ पर ये कह रहा है कि 25 किलोमीटर की रफ्तार से जाता है, 20 किलोमीटर की रफ्तार से आता है, और कुल 9 घंटे ले लेता है। तो बताइए बीच की दूरी कितनी है। तो बहुत आसान प्रश्न है, आपको करना क्या है, आपको करना बस ये गुना भाग करना है कि 25 है, मान लेते हैं कि x घंटे में जाता होगा, फिर क्या बोल रहा है कि 20 किलोमीटर की रफ्तार और कितने घंटे में अब जाएगा, तो 9 - x घंटे में अब जाता होगा। ठीक है, अभी आप इसको कैलकुलेट कीजिए, अंत में जो भी आपका x निकलेगा वो आपका समय हो जाएगा। और जब आपको समय पता चल जाएगा और आपको दूरी पहले से पता है, तो आप आराम से क्या निकाल सकते हैं, आप आराम से उनके मध्य की दूरी निकाल सकते हैं, जो कितना निकलेगा, 100 किलोमीटर ही निकलेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि अध्यापक के वजन को शामिल करने पर 22 छात्रों का समूह का औसत वजन 1 किलो से बढ़ जाता है। ठीक है, तो 22 छात्र में 1 किलो वजन बढ़ गया है। यदि 22 छात्रों के समूह का आरंभिक वजन जो था वो 31 किलो था, और अब क्या हो गया, अध्यापक के शामिल हो जाने से इनका वजन 1-1 किलो बढ़ गया। तो पहले 31 किलो था, अभी 1-1 किलो सब में बढ़ गया, मतलब कि अभी क्या हो गया कि 1-1 किलो सब में बढ़ गया, तो अब इसका एवरेज कितने का हो गया है, 32 का हो गया। तो बोल रहा है अध्यापक का वजन बताइए कितना था। तो निश्चित रूप से अब इस बात को आप समझिए कि अभी क्या हुआ है कि पहले तो 22 लोग थे, अब 1 लोग इसमें बढ़ गया, और इस 1 लोग के बढ़ने से इन लोग के वजन में कितना का बढ़ोतरी हो गया होगा, 22 किलो
किलो का हो गया होगा। तो ये जो बंदा जो इसके साथ जुड़ा, अब इसका अपना वजन कितना रहा होगा, तो निश्चित रूप से इसका अपना वजन इतना रहा होगा कि जिसके कारण क्या हुआ होगा, ये इसका वजन बढ़ गया। तो इसका अपना वजन कितना होगा, 32 किलो होगा। आप सबको जोड़ लीजिए, 2 + 2 4 और 3 + 2 5, मतलब आपका आंसर होगा 54 किलो। इनका वजन हो जाएगा 54 किलो। इसी प्रकार अगला प्रश्न कह रहा है कि अनिल दीपक दिनेश मिलकर 35 दिन में काम करते हैं, अनिल दिनेश मिलकर 60 दिन में करते हैं, तो बताओ वो अकेला दीपक कितने दिन में करेगा। भाई घटा लो, बहुत आसान प्रश्न है। 1/60, 1/35 माइनस 1/7 बेसिकली करना होगा। 1/35 माइनस 1/60, जो भी आ जाए घटपट के निकालो, आपका आंसर आएगा 84, जो है बिल्कुल ही सही जवाब। अब इस सॉल्यूशन को कीजिए, बहुत आसान प्रश्न है ये, तो ऐसा क्वेश्चन तो पूछता ही रहता है। इसको करोगे तो ये हो जाएगा 31/3, भागा है तो इसको गुना में ले लेते हैं, लिख देते हैं 3/5, पलट दिया जाता है। और यहाँ पे का है तो का आप भी लिखो, और ब्रैकेट में जो प्रक्रिया है उसको कर देना है। ओवरऑल करते हैं इसको, तो क्या आ जाएगा देखते हैं। तो 10 + 14/3 माइनस 1। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, इधर भी कैलकुलेट कीजिए, 3 से 3 चला जाएगा। इधर तो हो गया 31/5, का मतलब गुना, तो गुना लिख लिया। अब यहाँ पर क्या है, 14/3 माइनस 1, और इधर 10 है, तो 10 से 1 जाएगा तो ये तो हो जाएगा 9, और इधर हो जाएगा 9 + 14/3। अब इसको सॉल्व करो अगर आप, तो अभी क्या होने वाला है, यहाँ पर 3 को करेंगे तो 9 × 27, और 27 में 14 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 41/3 गुना 31/5। ठीक है, अब इसको ओवरऑल कैलकुलेशन कीजिए, जो भी आंसर आएगा उसको ले लीजिए। 93/205 जो आंसर है वही आंसर आपका आएगा। अगला सवाल कह रहा है कि एक गेंदबाज है और इस गेंदबाज ने क्या किया है, 15 मैच में इस तरह से विकेट लिए हैं, दिए गए आंकड़ों का बहुलक क्या है। ठीक है, तो बहुलक वही होता है जो सबसे अधिक बार आता है। आप देख लीजिए इसमें सबसे अधिक बार क्या आ रहा है, तो एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, 4 बार आया। तो जो 4 बार आ रहा है वो तो सबसे अधिक बार आ रहा है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जो बिल्कुल ही सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। उससे पहले हम आपको बता दें कि आशुतोष शुक्ला ऑफिशियल जो है वो आ चुका है अब अनअकैडमी पे, और आप अनअकैडमी पे हमारे इस चैनल से जुड़ सकते हैं। कैसे जुड़ना होगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल आप ऐसे सुनिए कि आपको करना क्या है। आपको करना ये होगा कि आपको जाना होगा हमारे यूट्यूब पे आप जाइए, और यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा इस चैनल से जुड़ने का मौका, और यहाँ आप जुड़िए और आराम से रेलवे ग्रुप डी हो, चाहे आप जीडी की तैयारी कर रहे हो, यहाँ पे डेली आपको बहुत सारे लाइव क्लासेस मिल रहे हैं। मैं शेड्यूल भी आपके साथ लगा देता हूँ। अपना पहला जो क्लास होता है वो जनरल साइंस का होता है, जो 5 बजे शाम में होता है। दूसरा क्लास जो है वो मैथ्स का होता है, 7 बजे शाम में होता है। तीसरा क्लास जो होता है वो रीजनिंग का लाइव मॉक टेस्ट होता है, जो 9 बजे होता है। और चौथा क्लास जो होता है वो स्टैटिक जीके मॉक टेस्ट होता है, जिसकी समय होती है 10 बजे। ठीक है, आपको करना क्या है कि आप आराम से अनअकैडमी पे इस लाइव कोर्स का लाभ उठाइए, पढ़ाई कीजिए। और अगर आप चाहते हैं अनअकैडमी के किसी भी कोर्स को परचेज करना, तो आप हमारे कोड AS2021 को भी टाइप कर सकते हैं। इससे आपको मिलता है पूरे कोर्स पे 10% का डिस्काउंट। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अब आगे। अपना अगला प्रश्न है कि यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई इतनी है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो बहुत आसान प्रश्न है। सबसे पहले तो वर्ग है, तो वर्ग का अगर विकर्ण दे दिया है 10.10√2, तो वर्ग का विकर्ण होता है क्या है, तो वर्ग का विकर्ण जो होता है वो होता है ये √2 इंटू साइड। ठीक है, तो 10√2 है, तो √2 चला गया, तो साइड बराबर कितना निकल जाएगा, 10 निकल जाएगा। तो कह रहा है क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होता है, साइड इंटू साइड, मतलब 10 × 10 कितना होगा, 100 होगा। तो देखो 100 ही अपना सही जवाब भी है। बहुत आसान प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक थैला है जिसमें 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपये मूल बढ़ के 420 रुपये हैं। 1 रुपया, 2 रुपये, 3 के सिक्कों की संख्या इस रेशियो में है, तो बताइए 5 के सिक्के कितने हैं। तो देखो इसका आंसर 60 है, और ऐसा ही बनेगा। बहुत आसान है, आप करना है इसे। मैं ज़्यादा समय लूँगा तो फिर वीडियोज़ बहुत लंबे हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग पहुंच चुके हैं इंग्लिश के सेक्शन में। इंग्लिश में क्या बोल रहा है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड इन द फिल इन द ब्लैंक। द जज फाउंड हिम डैश ऑफ मर्डर। तो ध्यान रखना है कि द जज फाउंड हिम इनोसेंट ऑफ मर्डर। ठीक है, मतलब इनोसेंट है वो, इसको ऐसा रखना है, समझना है आपको। अगला कह रहा है फ्रॉम द गिवन ऑप्शन आइडेंटिफाई द सेगमेंट। पहचानिए क्या कह रहा है भाई, कह रहा है द टीवी एंकर इंस्टेड ऑन मी टू पार्टिसिपेट इन द डिबेट। तो यहाँ पर क्या होगा, द टीवी एंकर। ओके, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, द टीवी एंकर। ग्रामेटिकल एरर कहाँ पे, यहाँ पर है, द नहीं लगना चाहिए, द टीवी एंकर क्यों होगा, तो वहाँ पे वो गलती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट। बताइए जहाँ पे आपको कोई गलती नहीं लग रही है। कह रहा है द टॉर्च फॉल फ्रॉम हिज ट्रैम्बलिंग हैंड। ठीक है, तो यहाँ पर होना चाहिए द टॉर्च फेल फ्रॉम हिज ट्रैम्बलिंग हैंड, जो बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अपना अगला प्रश्न है कि सुटेबल का सबसे अच्छा क्या होगा, तो फ्रेंडली होगा इसका सिनोनिम्स। अगला बोल रहा है कि बताइए इसमें क्या सही होने वाला है।
ही विल नॉट बी एबल टू अटेंड द स्कूल फंक्शंस टुमारो, विल यू, तो यहाँ पे होगा विल नॉट बी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको देना है जवाब विल नॉट बी, विल यू नहीं होगा। अगला है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट, 1950 इज डैश ईयर, तो 1950 इज द ईयर हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि किसी खास साल की बात हो रही है। अगला कह रहा है कि बताइए इसमें क्या है, मुंबई हैज़ अ लॉट ऑफ, तो यहाँ पे फ्यू ऑफ होगा, लॉट ऑफ जो होती है वो यहाँ पे नहीं लगेगी, वो आप पढ़ा है आप लोगों ने इंग्लिश में। अगला कह रहा है क्या कि सेलेक्ट, इसमें भी वही कह रहा है, यंग टैक्सी ड्राइवर इज क्लेम्ड हैज़ अ मॉन्स्टर अटैक्ड हिम वाइल ही ड्रॉव अलोंग अ लोनली रोड, तो यहाँ पर एज लॉन्ग एज ही ड्रॉव होगा, यहाँ पर ये ग्रामेटिकल एरर दे दिया है। फिर बोल रहा है कि एप्लिकेशन का एंटोन मतलब विपरीत क्या होने वाला है, तो वो डिस्कम्फर्ट होगा, मतलब जब आप डिस्कम्फर्ट हो तो वो आपके लिए वो हो जाता है। अगला है कि सैल बी डैश इन हिज इन्विटेशन ऑफ डिनर, तो सैन बी एक्सेप्ट, ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेप्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या अप्रोप्रिएट वर्ड बोल रहा है, छोड़ सकते हैं। उसके बाद बोल रहा है कि एंटोन बनाओ, उल्टा बताओ, तो इमेनिसिपेशन है, इमेनिसिपेशन का मतलब होता है मुक्ति, इमेनिसिपेशन का बेसिकली हिंदी होता है बंधन, जबकि लिबर्टी का अर्थ होता है मुक्ति। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अपना अगला प्रश्न है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट मीन्स द सेम एट द गिवन, ठीक है, टू जंप ऑन द बैंक डाउन, तो इसका हो जाएगा टू फॉलो पॉपुलर ट्रेंड्स, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अब कह रहा है कि मैग्निफिसेंट का क्या होगा, तो मॉडेस्ट होता है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आए उससे पहले हम आपको बता दें, हमारी टीम आप लोगों के लिए लाई है एनटीपीसी और ग्रुप रेलवे ग्रुप डी और जीडी के लिए, एसएससी जीडी के लिए एक ऐसी ब्रह्मास्त्र जिससे पूछे जा रहे हैं अभी सबसे अधिक प्रश्न। तो आप अगर चाहें तो इस बुक को हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन से भी लिंक के द्वारा डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको वहाँ पे मिलती है भारी मात्रा में डिस्काउंट, और ये बुक है बहुत ही ज़रूरी, जेन्युइन और सही, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अपना अगला प्रश्न क्या कह रहा है, वन हु टॉक्स अ लॉट दैट इज कॉल्ड टैक्टिटर्न, ओके, वन हु टॉक अ लॉट इज कॉल्ड टैक्टिटर्न। अगला है सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो रिसिप्ट इज अ करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ध्यान रखना है, रिसिप्ट इज अ करेक्टली स्पेल्ड वर्ड जो लिखा हुआ है। वन हु इज़ आउट गोइंग इज कॉल्ड वैगाबॉन्ड, जब कोई बहुत अच्छा काम कर रहा हो तो उसको आप वैगाबॉन्ड बोलते हो। अगला लेट्स गो आउट नाउ, तो इसका हो जाएगा रेंट, ठीक है, यहाँ पर अगर आप रेंट भरते हो तो ये बिल्कुल सही जवाब होगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मेनी स्टूडेंट थाउट दैट दिस ईयर्स क्वेश्चन पेपर वाज वेरी टफ एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर, वैसे तो ये सबको लगता है, लेकिन यहाँ पे मेनी स्टूडेंट्स थाउट नहीं होगा, ये ग्रामेटिकल एरर है जो बिल्कुल ही गलत है। अगला है वन हु इज़ आउट गोइंग, ठीक है, तो मैंने तुरंत बताया कि इसका जवाब हो जाएगा वैगाबॉन्ड। अगला प्रश्न कह रहा है सेलेक्ट द करेंटली, तो ये बिजनेस जो है वो बिल्कुल सही स्पेल्ड वर्ड है, ये बिजनेस होना चाहिए, बाकी सारे बिजनेस जो हैं वो गलत लिखे हुए हैं, वो सही नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ है, तो ध्यान रखना है नरेगा 2005 में पारित हुआ है, जिसको आप अब मनरेगा बोलते हो। अगला है कि बेगम हजरत महल भारत में निम्नलिखित में किस विद्रोह से संबंधित है, तो हजरत महल का संबंध सिपाही विद्रोह ऑफ 1857 से है। अगला कह रहा है कि एक ऐसी नृत्य का प्ररूप जो हिंदू मुस्लिम विशिष्टता के संयोग से बना है, वो कौन है, तो वो कथक है, जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों के गुण दिखते हैं। ओडिशा में सबसे बड़ी अपवाही नदी झील कौन सी है, तो ध्यान रखना है चिल्का, चिल्का जो है वो ओडिशा में है, डल जो है वो जम्मू कश्मीर में है, बुलर जो है वो भी जम्मू कश्मीर में है, पुलिकट जो है ये भी आपके आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। उसी प्रकार रीजनिंग के कुछ प्रश्न हैं, अब आप इन प्रश्नों को करिए, मैं इनका पीडीएफ आप लोग को अवेलेबल करवा देता हूं, आप एकदम ध्यानपूर्वक सारे रीजनिंग सारे करेंट अफेयर के प्रश्नों को करते चल जाइए। और मैंने पूरे प्रश्न को अच्छे तरीके से देखा है, ये प्रश्न आप ही लोग के लेवल के हैं और आप लोग इनको बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो बस समय है अब इन्हें बनाने की, तो चलिए अब आप लोग इन्हें बनाइए। बहुत सारे प्रश्न हैं और ये सारे बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। तो मित्रों अभी का इस सेशन में बस इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।